नमस्कार। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। कुपवाड़ा जिले में 2 जगह हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी। कुपवाड़ा और राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात में बाढ़ के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर की गुजरात के मुख्यमंत्री से बात। सौराष्ट्र और कच्छ सबसे अधिक प्रभावित, आगे भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भी बारिश बनी आफत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद कोलकाता रेप मर्डर केस में और सुलगी। गुस्से की आग। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी का आज से 7 दिवसीय धरना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आज लगेगी अंतिम मोहर। दिल्ली में शाम को बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आईएनएस अरिघात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में करेंगे घातक पनडुब्बी को कमीशन। पेरिस पैरालंपिक में आज तीरंदाजी और बैडमिंटन और साथ ही साइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को दिया नमन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माचल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी को मार गिराया है। दोनों ऑपरेशन अब भी जारी हैं। जवानों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रखी है। कुपवाड़ा और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिवसीय धरना शुरू करेगी। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। इस बीच डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। वहीं आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया है, लेकिन राज्य ने अभी भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। कल सीएम ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता के नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। इस बीच बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी नौबन्ना अभियान रैली के दौरान हुए घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नौबन्ना अभियान नाम की रैली आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले पर विरोध प्रदर्शन के लिए शुरू की गई थी। इस रैली में बंगाल पुलिस के लाठीचार्ज से कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारी ने कहा कि आज वो तिमिर सरकार और संजीत बिस्वास समेत अन्य लोगों से मिलने अस्पताल गए थे, जहां वे भर्ती हैं और अपनी चोटों का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कल नौबन्ना अभियान में भाग लिया था और ममता पुलिस ने बिना किसी गलती के उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने बिना किसी उकसावे पर उन पर लाठीचार्ज किया और दुर्भाग्य से उन्हें गंभीर चोटें भी आईं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दुष्कर्म मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को अति दुखद और चिंताजनक बताया।
तो दुष्कर्म मामले में बसपा अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने चिंता जताई है। आगे बढ़ते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में अशांति की कथित धमकी देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे पूछा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अगले साल अप्रैल मई तक असम में जनसांख्यिकी परिवर्तन पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। श्वेत पत्र में हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में हो रही वृद्धि की विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएम ने साथ ही कहा कि हिंदू समुदाय शांति में रह रहा है और बदलावों का विरोध नहीं कर रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया इसके विपरीत है। जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण हो रहे पलायन को रोकने और असम में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत पर भी सीएम ने जोर दिया। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार की प्राथमिकता विवाह पंजीकरण विधेयक को लाने की भी है, जिसका अगला कदम बहुविवाद पर प्रतिबंध लगाना होगा। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, यानी जनादेश की। जनादेश में शुरुआत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से, जहां दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी सहित 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होना है। वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होनी है। बीजेपी सीईसी की पिछली बैठक में जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे। अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा देगी। लेकिन उससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह सहित सीएम हरियाणा सहित और साथ ही कई नेता इसमें मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बार नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए आज उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश में मॉनसून की। बात करते हैं गुजरात की, जहां भारी बारिश से जबरदस्त तबाही मची हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर एक बार कहा है कि अगले कुछ घंटों में इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया है और ताज़ा हालात की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि इस आपदा से निकलने में उन्हें केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलता रहेगा। लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना भी यहां लोगों की मदद कर रही है। इस बीच मोरबी के मच्छू डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते बांध के गेट खोलकर करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। मुसीबत ये है कि बांध का छोड़ा गया मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पहुंच गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। अवरुद्ध हुए रास्ते को फिर से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे के नजदीक रेल लाइन भी डूब गई है। वहीं भारी जल भराव के कारण रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी मरम्मत का काम भी चल रहा है।
गुजरात के बाद अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बीती रात भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी और गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चित्रकूट, बलिया, सुल्तानपुर और इलाहाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले के थाना बिचवा क्षेत्र के विरायमपुर गांव में भीषण बारिश से एक 2 मंजिला मकान ढह गया। इसमें 3 महिलाओं के मलबे में दबने से मौत हो गई है। राहत कार्य शुरू किया जा चुका है। घटनास्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं अब आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली में भी देर रात से बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई है। बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। त्रिपुरा में अंतर मंत्रिलीय केंद्रीय दल राज्य में आई बाढ़ का आकलन कर रही है। केंद्रीय दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BC जोशी कर रहे हैं। त्रिपुरा में 19 से 23 अगस्त को गोमती जिले से बाढ़ की शुरुआत हुई, जिसने विनाशकारी रूप ले लिया था। 6 सदस्यों वाले केंद्रीय दल को 2 भागों में बांटा गया है। ये दल दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया, सोनामुरा, खोवोई जैसे विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों आज भारतीय नौसेना के लिए बड़ा दिन है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज भारतीय नौसेना के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। INS अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। यह पनडुब्बी INS अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आपको बता दें कि INS अरिघात INS अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पनडुब्बी INS अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी पनडुब्बी को भी शामिल करने वाली है। 2 और पनडुब्बियां साल 2035 से 2036 तक तैयार हो जाएंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। UPSC ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाने का निर्णय लिया है। केंद्र ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC को पंजीकरण, परीक्षा और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान को स्वैच्छिक रूप से सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह महत्वपूर्ण कदम जुलाई में UPSC द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम उम्मीदवार पूजा खेड़कर मामले के बाद उठाया गया है। UPSC ने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप में पूजा खेड़कर की परिवीक्षाधीन उम्मीदवारी रद्द कर दी थी।
साथ ही आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए पूजा को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। भारत ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में हाइब्रिड पावर परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय की सचिव डॉक्टर सुलक्षणा जयवर्धने और श्रीलंका सतत ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष रंजीत सेपाला को पहला भुगतान सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि मार्च 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत डेल्फ्ट, नेनातवु और अनालाईतीवु द्वीपों में इन परियोजनाओं को एक भारतीय इकाई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत से 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान द्वारा वित्त पोषित इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। सौर और पवन ऊर्जा को मिलाकर इन द्वीपों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इन जगहों पर काम शुरू हो गया है। वहीं मार्च 2025 की शुरुआत में परियोजना पूरी होने और अप्रैल 2025 के अंत तक हैंडओवर होने की उम्मीद है। परियोजना से श्रीलंका के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी भी मजबूत होगी। और नजर डाल लेते हैं कोलकाता मामले से जुड़ी एक और खबर पर। दरअसल नौबन्ना मार्च में हिस्सा लेने वाले संत बलराम बोस की तिरंगा वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोलकाता में छात्रों ने नौबन्ना अभियान मार्च निकाला था। छात्रों के इस आंदोलन में एक भगवाधारी संत बुजुर्ग बलराम बोस भी शामिल हुए थे। जब पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की तो संत वेशधारी बलराम बोस प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर मर भी जाता तो वहां से नहीं हटता। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता विरोध प्रदर्शन के प्रतीक बने इस सन्यासी की कहानी बड़ी रोमांचक है। बलराम बोस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में भले ही बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन उनकी विरासत इतिहास के गलियारों में शुमार है। अपनी इच्छा से साधु बने बलराम बोस की वंशावली उन्हें भारत की कुछ अहम हस्तियों से जोड़ती है। आपको बता दें कि बलराम बोस कोलकाता के पूर्व मेयर कमल बोस के पोते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोस के पुत्र हैं। बंगाल के प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलराम आसानी से आरामदायक जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग चुनते हुए एक दशक पहले संन्यास लिया। गणित से एमटेक संत बलराम बोस छात्रों को गणित भी पढ़ाते हैं। कोलकाता में करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने सादगी और त्याग का जीवन चुना। सच्ची देशभक्ति और विनम्रता के प्रतीक बने बलराम बोस गर्व के साथ भारतीय ध्वज लहरा रहे थे और सभी को ये याद दिला रहे थे कि विरासत सिर्फ धन या शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा जीवन में चुने गए विकल्पों के बारे में भी है। मीडिया से बातचीत के दौरान बलराम बोस ने प्रशासन को मजबूत करने की अपील की। इधर जो प्रशासन चल रहा है इनको देखना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का आधा नाड़ी है। इन लोगों का सुरक्षा भी प्रशासन को देना है। अगर प्रशासन इधर फेल कर रहा है, उन लोगों को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रशासन को अपने आप को ठीक करना है और प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद होता है प्रशासन को दिखाना कि तुम इधर गलती कर रहे हो। प्रयागराज की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि नकली नोट मदरसे में ही छापे जा रहे थे। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट, अर्धनिर्मित करेंसी और प्रिंटर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर शामिल हैं। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने नकली नोट गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम की घोषणा भी की है। और आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों
यानी कि फेक न्यूज़ को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि अनुचित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ अदालत के आदेश के बारे में उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सभी दावों का खंडन किया है और लोगों से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऐसी किसी भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक मॉस्को में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के पहले दिन 2025-2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश 2025-2026 के दौरान योजना को लागू करने पर सहमत हुए और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम तकनीकों का आदान प्रदान जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। यह बैठक भारत और रूस के बीच पिछले समझौतों को क्रियान्वित करने की रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। आज हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों के समर्थन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सके और आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों को खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल गडसे भी मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों से फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उसकी जन्म जयंती है और मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे वो खिलेंगे।
देश के नागरिक फिट रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। और ओलंपिक की सफल मेजबानी के बाद अब पेरिस तैयार है पैरालंपिक की मेजबानी के लिए। इसकी शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों बीच एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसिस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर की गई है। पैरालंपिक गेम्स का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।